गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे रोज़ कहानी में स्त्री की सामाजिक स्थिति और रोज़ कहानी का शिल्प। रोज़ कहानी हम पढ़ते हैं तब हम पाते हैं कि कहानी के तीसरे भाग में महेश्वर के डिस्पेंसरी से घर लौटने के बाद की स्थितियों का अंकन किया गया है। महेश्वर सूचना देता है कि अस्पताल में भी रोज़ एक सा ढल रहा है, वहाँ भी वही कार्य हैं दिन भर का, हमेशा का। हर दूसरे चौथे दिन वहाँ ग्रेगरिन का रोगी आ जाता है, जिसकी टांग काटने की नौबत भी आ जाती है। मालती पति पर व्यंग्य करती हैं, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है, मैं तो रोज़ ही ऐसी बातें सुनती हूँ। अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं होता। मालती अपने जीवन की नीरसता को प्राय चुपचाप सहती रहती है और पति से उसकी बातचीत भी कम होती है। पर सरकारी अस्पताल की दुर्दशा और रोगियों के मरने के प्रसंग को लेकर पति पर किए गए उसके व्यंग्य से उसकी संवेदनशीलता एवं जिजीविषा का पता चलता है। कांटा लगने पर ग्रेगिन होना और उसके होने पर टांग का ऑपरेशन, यहाँ तक कि टांग का कटना, अस्पताल में रोगियों का मरना, सब कुछ नित्य कर्म की तरह चलता रहता है, जिसे झेलना महेश्वर की नीति है। पर इस कहानी में महेश्वर की जड़ता, उबाहट, एक रस्ता का अंकन गौण रूप से हुआ है। मुख्य रूप से मालती के नीरस यांत्रिक जीवन की त्रासदी को ही कहानीकार ने उबारा है। कहानीकार की दृष्टि का केंद्र मालती और उसके जीवन की जड़ता ही है। यद्यपि महेश्वर के नित्य कर्म और यांत्रिक जीवन की झलक भी उसमें मिल जाती है। महेश्वर और अतिथि बाहर पलंग पर बैठकर गपशप कर रहे हैं और मालती घर के अंदर बर्तन मांजती रही। क्योंकि नल में पानी आ गया था, उसकी नीति घर के भीतर खटना ही थी, बाहर की खुली हवा का आनंद लेना नहीं। आगे कहानीकार ने एक बड़े मामूली पर रोचक प्रसंग की उद्भावना की है कि बर्तन धोने के बाद मालती को पति का आदेश मिला, थोड़े से आम लाया हूँ, वे भी धो लेना। आम अखबार के कागज में लिपटे थे। मालती आमों को अलग कर के अखबार के टुकड़े को खड़े खड़े पढ़ने लगी। अखबार के टुकड़े को पढ़ने में उसकी तल्लीनता इस तथ्य की सूचक है कि वह बाहर की दुनिया के समाचार जानना चाहती है, पर वह अपनी सीमित दुनिया में बंद है। इसके जीवन का एक और अभाव उजागर होता है और वह है अखबार का अभाव। अखबार उसे बाहर की दुनिया से जोड़ने का काम करता था, पर वह उससे भी वंचित थी। लेखक याद कर रहा था, मालती बचपन में पढ़ने से बहुत कटती थी। पिता ने उसकी इस आदत को बदलने के लिए एक दिन पुस्तक लाकर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज़ पढ़ा करो। हफ्ते भर में या हफ्ते भर के बाद मैं देखूं कि इसे समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। ये पिताजी का आदेश था। मालती ने चुपचाप किताब ले ली। पर क्या उसने पढ़ी? वह नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़ कर फेंक देती। अपने खेल में किसी भांति फर्क न पड़ने देती, खेल में मस्त रहती। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा
किताब समाप्त कर दी? तो उत्तर दिया, हाँ कर ली। पिता ने कहा, लाओ मैं प्रश्न पूछता हूँ। तो चुपचाप खड़ी रही। पिता ने फिर कहा, लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा। तो चुपचाप खड़ी रही। पिता ने फिर कहा तो उद्धृत स्वर में बोली, किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी है, मैं नहीं पढ़ूंगी। तभी तो लेखक ने सार्थक टिप्पणी की है, वही उद्धृत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती हैं। तभी तो अखबार का टुकड़ा सामने आने पर वह उसे पढ़ने लगती हैं। वह उसे पढ़ने का मोह संवरण न कर सकी। वह प्रसंग बड़ा मामूली है पर बड़ा अर्थगर्भित है। इससे पता चलता है कि जीवन की जड़ता के बीच भी मालती में कुछ जागरूकता, कुछ जिज्ञासा, कुछ जीवन इच्छा बची है। इस मामूली प्रसंग से कहानीकार की उर्वरा कल्पना शक्ति का भी प्रमाण मिलता है। फिर अखबार के टुकड़े को ललक के साथ पढ़ने से उसकी मन स्थिति का भी अनुमान किया जा सकता है। मालती के जीवन की जड़ता के बीच चेतना और जीवन इच्छा के लक्षण कहानी के बीच यदा कदा प्रकट होते हैं, जिनसे लगता है कि वह इस घुटन भरी जिंदगी से निकलना चाहती हैं। पर कहानी का मुख्य स्वर चुनौती के बजाय मालती द्वारा जीवन से किए गए समझौते का है। यह सब कुछ सह लेती हैं, पति के प्रति कर्तव्य निष्ठा और बच्चे के प्रति वात्सल्य उसे समझौते के लिए बाध्य करता है। उसके जीवन की गाड़ी रेलगाड़ी की तरह लोहे की पटरियों पर कभी तेज और कभी मंद गति से चलती रहती है। उक्त प्रसंग से यही लगता है कि रोज नारी की चुनौती के बजाय उसके समझौते और सहनशीलता की कहानी है। यह सब कुछ सहकर गृहस्थी की गाड़ी धकेलती रहती हैं। जब मालती रसोई की ओर चली तब टीटी की कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई। वो मालती की और हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे भी गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपकाने और दूसरे से कई छोटे बड़े डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी। महेश्वर और अतिथि द्वारा बाहर पलंग पर बैठे चांदनी का आनंद लेना, रसोई के भीतर मालती द्वारा बर्तन मलना, सोते हुए बच्चे का पलंग से नीचे गिर जाना, ऐसे प्रसंग हैं जो नारी के जीवन की विषम स्थिति के सूचक हैं। उसे बर्तन साफ करने के साथ बच्चे को भी संभालना है। बच्चे को सुलाने के बाद वह बर्तन मलने बैठी तो बच्चा पलंग से नीचे गिर पड़ा। उस पर मालती की प्रतिक्रिया है, इसके चोटें लगती ही रहती हैं, रोज ही गिर पड़ता है, मानो पलंग से बच्चे का गिरना कोई खास बात नहीं, क्योंकि ऐसा रोज होता है। उसकी चोटें भी चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि चोटें रोज लगती हैं। उसके मन की चोटें भी उसके लिए चिंता का विषय नहीं रही, क्योंकि वे भी रोज लगती हैं। रोज की ध्वनि लगातार गूंजती रहती है। इसलिए कहानी का शीर्षक रोज बड़ा सार्थक है। इस स्थल पर कहानीकार की टिप्पणी भी प्रासंगिक है। 11 बजने वाले हैं, धीरे से सिर हिलाकर जता रही थी कि मालती का जीवन अपना रोज की नीति गति से बहा जा रहा था और एक चंद्रिका के लिए, एक संसार के सौंदर्य के लिए रुकने को तैयार नहीं था। मालती के जीवन पर लेखक की यह टिप्पणी बड़ी सार्थक है। यह महेश्वर के जीवन पर भी, इस पहाड़ी गांव के निवासियों के जीवन पर भी चरितार्थ होती है। पर कहानी की मुख्य संवेदना मालती के एक रस जीवन, उसकी सहनशीलता और समय के साथ समझौते से संबंधित है।
यह नारी जीवन की एक त्रासदी भी कही जा सकती है। कहानी का अंत 11 बजने की घंटी या घंटा ध्वनि के साथ होता है, जबकि मालती मर्मभेदी आवाज़ में कहती है 11 बज गए। यहाँ मालती के सामान्य शब्दों में एक व्यंग्यात्मक करुणा है जो इन्हें जीवंत बना देती है। अब हम पढ़ेंगे कहानी का शिल्प क्या है। अभी हमने नारी की सामाजिक स्थिति को पढ़ा था और अब जो है कहानी का शिल्प कैसा है उसका जिक्र करेंगे। अज्ञे ने हिंदी कहानी को आधुनिक बोध से संपन्न करने की दिशा में महत्वपूर्ण सृजन किया है। वे मनोवैज्ञानिक कथाओं के सफल लेखक हैं। वे घटनाओं के कोरे वर्णन के बजाय मानव के अंतर्मन की परतों को उघाड़ने में अधिक रुचि लेते हैं। इसलिए उनकी कहानियों में भावात्मक गहराई और विशेष प्रकार की वैचारिकता मिलती है। मनोविज्ञान के सिद्धांतों की छाया उनकी कहानियों के ताने बाने में प्राय दिखाई देती है। इस तरह से फ्राइड के मनोविज्ञान से अज्ञे जी बड़े प्रभावित दिखते हैं। उनकी कहानियाँ प्राय चरित्र प्रधान हैं। रोज भी एक चरित्र प्रधान कहानी है जिसमें एक विवाहित युवती मालती के यांत्रिक जीवन को आधार बनाया गया है। चरित्र चित्रण के लिए कहानी कई विधियां अपनाता है। कहानीकार कई प्रकार की विधियों का प्रयोग करता है, जिनमें अंतर्मन की प्रस्तुति, सार्थक, संक्षिप्त, संवाद, जीवन भाषा आदि हैं। घटनाओं के विस्तृत विवरण के बजाय अज्ञे उनसे उत्पन्न मानसिक घात प्रतिघात प्रतिक्रियाओं, चित्त के परिवर्तनों के अंकन में अधिक रुचि लेते हैं। अर्थात बाह्य दृश्य के बजाय अंतर्दृश्य पर उनकी दृष्टि अधिक केंद्रित रहती है। अज्ञे भाषा के कुशल प्रयोक्ता हैं। वे तत्सम शब्दों के कुशल प्रयोग में बड़े सफल हैं। यद्यपि तद्भव शब्दों और बोलचाल की शब्दावली से भी उन्हें कोई परहेज नहीं है। उनके कल्प साहित्य की भाषा कविता की तुलना में कम संस्कृतनिष्ठ हैं, पर भाषा के प्रति अभिजात रुचि सर्वत्र उनकी रचनाओं में देखी जा सकती है। हिंदी कहानी को नए क्षितिजों से परिचित कराने और उसके तथ्य में गहराई लाने की दिशा में अज्ञे का योगदान विशिष्ट रहा है। आगे कहानीकार ने एक साधारण पर रोचक प्रसंग की उद्भावना की है। महेश्वर ने मालती से आम धोकर लाने को कहा। आम अखबार के एक टुकड़े में लिपटे थे। अखबार का टुकड़ा सामने आते ही मालती उसे पढ़ने में ऐसी तल्लीन हो जाती हैं मानो उसे अखबार पहली बार मिला हो। इससे पता चलता है कि वह अपनी सीमित दुनिया से बाहर निकल कर दुनिया के समाचार जानने को उत्सुक हैं। एक अखबार के लिए भी तरस गई थी। उसके जीवन के अनेक अभावों से अखबार का अभाव भी उसे एक तीखी चुभन दे गया। यह प्रसंग बड़ा साधारण है पर बड़ा अर्थपूर्ण है, क्योंकि यह जीवन की जड़ता के बीच उसकी जिज्ञासा और जीवन इच्छा का प्रतीक बन जाता है। इससे लेखक की कल्पना शक्ति का भी पता चलता है। इस प्रकार से आज हमने रोज कहानी का शिल्प पढ़ा और इससे पहले हमने रोज कहानी में नारी की, स्त्री की सामाजिक स्थिति किस प्रकार से दिखाई गई है इसका अध्ययन किया। तो प्यारे विद्यार्थियों,
आपको मेरा ये विश्लेषण कैसा लगा? हमने अभी तक रोज़ कहानी को 3 हिस्सों में पढ़ा है। पहला हमने रोज़ कहानी का कथानक, दूसरा भाग हमने रोज़ कहानी में स्त्री के बदलते हुए सामाजिक या परिवेश के तथ्य, और तीसरा हमने लिया है रोज़ कहानी में स्त्री की सामाजिक स्थिति और उसका शिल्प। तो आपको मेरा ये विश्लेषण कैसा लगा? आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।